नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन यानी अनुवाद की प्रक्रिया पर। अनुवाद की प्रक्रिया जैसा मैंने पहले भी बताया, हमारे दो महत्वपूर्ण प्रोग्राम पीजीडीटी यानी पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन का पहला पेपर पीजीडीटी 1 और मास्टर्स इन ट्रांसलेशन स्टडीज़ यानी एमईटीएस का एमटीटी 20 का एक हिस्सा है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन के पहले सत्र में हमने अलग अलग अनुवाद चिंतकों द्वारा जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन या अनुवाद की जो विभिन्न प्रक्रियाएं बताई गई हैं उस पर हमने विस्तार से चर्चा की। इस चर्चा में हमने जाना कि पियर्स का प्रतीक सिद्धांत के अनुसार अनुवाद किस तरीके से प्रतीकांतरण है, जैकबसन किस तरीके से अनुवाद को प्रतीक के आधार पर 3 खंडों में या 3 भागों में बांटते हैं, नायडा द्वारा जो प्रस्तावित प्रारूप है अनुवाद प्रक्रिया का, उसके 3 महत्वपूर्ण चरण कौन कौन से हैं, विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन, बाथगेट किस तरीके से 2 चरणों में अनुवाद की प्रक्रिया का विभाजन करते हैं, न्यूमार्क किस तरीके से अनुवाद प्रक्रिया के 2 चरणों की चर्चा करते हैं, बोधन और अभिव्यक्तिकरण, और बाथगेट के यहाँ किस तरह अनुवाद की प्रक्रिया के 7 चरणों की चर्चा की गई है। उसी तरीके से हमने जो एक और अन्य चिंतक हैं मरियाने लेड्रर और डेनिकट सेलेस्कोविच, उनके यहाँ अनुवाद प्रक्रिया में 3 चरणों की चर्चा की गई है, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, डीवर्बलाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, और एक चौथा चरण जिसे जीन डेलिसल जोड़ते हैं, वेरिफिकेशन। और इसके अलावा भोलानाथ तिवारी द्वारा बताए गए 5 महत्वपूर्ण अनुवाद के चरण, पाठ पठन, पाठ विश्लेषण, भाषांतरण, समायोजन और मूल से तुलना। तो जो अलग अलग अनुवाद चिंतकों ने अनुवाद प्रक्रिया के जो चरण बताए हैं उन्हें समानता और असमानता के बिंदुओं पर उनमें क्या अंतर है उस पर हमने पिछले सत्र में चर्चा करने की कोशिश की। अब हम इन सभी अनुवाद चिंतकों द्वारा बताए गए अनुवाद प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में से जो कॉमन ये कहा जाए, जिसमें जो समान रूप से सब में मिलते हैं और जो एक अनुवाद प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण चरण हो सकते हैं, उन चरणों की आज हम इस सत्र में विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो ये 5 महत्वपूर्ण चरण हैं: पाठ अध्ययन, पाठ विश्लेषण, भाषांतरण, प्रतिस्थापन और तुलनात्मक विश्लेषण। तो ये जो 5 महत्वपूर्ण चरण हैं जिस पर जो एक तरह से अनुवाद की प्रक्रिया को संपूर्ण बनाते हैं या किसी भी अनुवाद को फाइनल प्रोडक्ट के रूप में बाहर आने से पहले इन 5 चरणों से गुजरना चाहिए, इन 5 चरणों की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा मैं चर्चा कर रही थी कि एक अनुवादक की जिम्मेदारी या एक अनुवादिका या अनुवादक की जो जिम्मेदारी है किसी पाठ के प्रति, वो किस तरीके से पाठ के हिसाब से, पाठ की सैंक्टिटी के हिसाब से, पाठ के कथ्य या उसकी वस्तु के हिसाब से कैसे बदलती है और अनुवादिका या अनुवादक से क्या क्या अपेक्षा की जाती है। तो एक तरह से हम देखते हैं कि यहाँ अनुवादक या अनुवादिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उन्हें एक साथ कई चरणों से गुजरना होता है। एक कह सकते हैं कि पहले वे किसी पाठ को जब पढ़ते हैं तो वहाँ उनकी भूमिका पाठक की होती है। जैसे मैं या आप कोई भी किसी पाठ को पढ़ते हैं तो पाठ को पढ़ते समय जो आनंद हम लेते हैं, पहली भूमिका उनकी उस तरीके से होती है। फिर दूसरी, जब उस पाठ का विश्लेषण कर रहे होते हैं तो पाठ का विश्लेषण के दौरान उनको एक तरह से पूरी एक अपनी जो वृत्ति है, जो अपना एक एटीट्यूड है, वो पूरी तरीके से पाठ का डीप स्टडी करने में उनका पूरा एक तरह से उनका फोकस रहता है। और तीसरा, जब उसी पाठ को जब दूसरी भाषा में, जिसे लक्ष्य भाषा कहते हैं अनुवाद के शब्दावली में कहा जाए तो किस तरीके से टारगेट टेक्स्ट, टारगेट लैंग्वेज में जब वो भाषा जो पाठ जाता है तो किस तरीके से वो टारगेट टेक्स्ट बनता है। तो वो टारगेट टेक्स्ट बनाने में, और जैसा मैंने कहा कि अलग अलग अनुवाद चिंतकों ने अनुदित पाठ को भी एक तरह से मूल रचना की तरह ही स्थान दिया है और अनुवादकों को या अनुवादिकाओं को मूल रचनाकार की तरह ही सम्मान दिया जाता रहा है, दिया जाना जहाँ भी रहा है। उससे पहले भी अगर हम चर्चा करें तो उसे, क्योंकि वो माध्यम है जिनके माध्यम से ये पाठ दूसरी भाषा में जा रहा है, तो वहाँ उनकी जिम्मेदारी किस तरीके से बढ़ जाती है। तो किस तरीके से एक अनुवादिका या अनुवादक को अलग अलग चरणों में और अलग अलग स्थितियों में इन अलग अलग मनस्थितियों से गुजरना होता है, और अंतिम उत्पाद के रूप में जब वे पाठ को आम जन के सामने या एक व्यापक समाज के सामने रख रहे होते हैं, तब उनके जहन में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका सामना वे करते हुए एक पाठ को अंतिम प्रारूप देते हैं। तो ये जो अनुवाद की जो पूरी प्रक्रिया है, जिसके तहत बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसकी हम चर्चा इस सत्र में करेंगे, वे प्रक्रियाएं किस किस तरीके से काम करती हैं, एक अनुवादिका अनुवादक को उनमें किन किन बिंदुओं का ध्यान रखते हुए उसका विश्लेषण, अंतरण या पुनर्गठन करना होता है, इस पर हम बात करेंगे। तो पहला, जैसा कि मैंने कहा कि जो 5 महत्वपूर्ण स्टेप हैं, उसमें पहला है पाठ अध्ययन, यानी जब
कोई पाठ किसी अनुवादिका या अनुवादक के सामने आता है तो सबसे पहला जो एक कहा जाए कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी एक अनुवादिका अनुवादक से जो अपेक्षित होती है कि क्या वे उस पाठ का अनुवाद करने के योग्य हैं या नहीं। और ये हम खुद ही जान सकते हैं, क्योंकि कई बार किस्म किस्म की कह सकते हैं कभी कोई लालच या कोई ख़ास उद्देश्य या किसी खास कारण के चलते हम किसी पाठ का अनुवाद कर रहे हैं। पर उससे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम किसी पाठ का अनुवाद करें तो क्या हम उस अनुवाद के योग्य हैं, हम उस अनुवाद के साथ जस्टिस कर पाएंगे, उस पाठ के साथ हम न्याय कर पाएंगे, इसकी जांच करना, ये इसकी पड़ताल करना भी एक अनुवादक या अनुवादिका की नैतिक जिम्मेदारी होती है। तो पाठ अध्ययन के दौरान एक अनुवादिका या अनुवादक जब किसी पाठ का चयन करते हैं, और हम उदाहरण से अगर बात करें तो अगर हम किसी मान लीजिए कोई वैज्ञानिक पाठ का अनुवाद कर रहे हैं या किसी विधि के पाठ का, लीगल टेक्स्ट का अनुवाद कर रहे हैं, तो लीगल टेक्स्ट का अनुवाद करने के लिए जैसा कहा जाता है कि अनुवादक के लिए या अनुवादिका के लिए 2 भाषाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है और भाषाओं के साथ संस्कृति का ज्ञान होना ज़रूरी है। जब हम इस तरह की पर्टिकुलर टेक्स्ट की या किसी नॉलेज बेस्ड टेक्स्ट की बात करते हैं तो वहाँ अनुवादिका या अनुवादक की अपेक्षा और ज़्यादा बढ़ जाती है, बल्कि कहा जाए कि एक तरह की अनिवार्यता है कि जब वे इस तरह के पाठ का जो एक नॉलेज बेस्ड टेक्स्ट है, ख़ासतौर पे किसी एक पर्टिकुलर एरिया का टेक्स्ट, जैसे मैंने कहा कि लीगल टेक्स्ट है या कहा जाए प्रशासनिक साहित्य है या इस तरह का ये बैंकिंग लिटरेचर है, तो अनुवादिका अनुवादक से ये भी अपेक्षा होती है कि जब वे ऐसे पाठ का अनुवाद करें तो क्या वे वास्तव में, अगर हम लीगल टेक्स्ट की बात करें तो क्या लीगल टेक्स्ट की जो मोडालिटीज़ हैं या उसकी जो बहुत सारी जो उसकी जो विभिन्न स्तर हैं या उसकी भाषाई जो आयाम है या उनकी प्रयुक्तियाँ हैं या कहा जाए कि उनके जो अलग अलग संदर्भों में प्रयोग होने वाले शब्द या उसकी जो पूरी एक कार्यशैली है, क्या इससे भी परिचित है या नहीं। अगर वे परिचित नहीं हैं तो ऐसे स्थिति में अनुवादक या अनुवादिका के लिए बड़ी चुनौती है कि वे ऐसे पाठ का अनुवाद कैसे करेंगे। तो पाठ अध्ययन पहला जो स्टेप है किसी भी ट्रांसलेटर के लिए टेक्स्ट के चयन के समय, वो ये है कि जब वे पाठ का अध्ययन करें तो उस पाठ का पूरी तरह से एक पाठक की दृष्टि से उसे पढ़ें, आद्योपांत उसका अध्ययन करें, और उस अध्ययन के दौरान जब वे पाठ को पढ़ते हैं तब उस पाठ को पढ़ते वक्त जहन में अपने आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलने लगती हैं जिसके तहत वो उन बिंदुओं तक पहुंचते हैं कि अनुवाद में उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आने वाली हैं। तो जैसे मैंने कहा कि एक अनुवादक के इस पूरी प्रक्रिया में कई सारी भूमिकाएं हो जाती है। एक पाठक की भूमिका भी है, एक कहा जाए कि एक प्रक्रिया को अंजाम देना या प्रक्रिया को लागू करना, उसकी भूमिका भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, और फिर एक अंतिम पाठ का जब वो निर्माण करते हैं तो लक्ष्य पाठ के प्रति भी एक लक्ष्य पाठक की तरह भी उनकी एक भूमिका बन जाती है। तो किस तरह वो उनकी भूमिका एक पाठ के अनुवाद में बदलती है, इस सब की जाँच हम इन 5 प्रक्रिया के 5 आयामों के तहत करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि पाठ का अध्ययन किया जाता है, और पाठ के अध्ययन की जो रणनीति है वो यही है कि पाठ को आप आद्योपांत पढ़ें, हो सके तो 1 से 2 बार 3 बार भी अगर पढ़ना चाहे पढ़ें, और पढ़कर उसे पहले पूरी तरह समझ लें। जो दूसरा स्तर है, जो दूसरा आयाम है अनुवाद का, वह है पाठ विश्लेषण यानी एनालिसिस, जिसका जिक्र नायडा ने भी किया है अपने यहाँ, और बोधन के रूप में जिसे बाथगेट भी न्यूमार्क भी जिसकी चर्चा करते हैं। और अगर हम बाथगेट की बात करें तो बाथगेट ने भी विश्लेषण की बात की है, जिसकी चर्चा की है। तो ये जो पाठ विश्लेषण है, ये विश्लेषण किस स्तर पर होता है। जैसे मैंने कहा कि जब हम पाठ का अध्ययन करते हैं तो ये बिल्कुल एक पाठक की तरह, एक पाठिका की तरह जब आप कोई पाठ उठाते हैं तो उसका पूरा आनंद लेते हुए, तो ये बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि पहले पाठ को समझना और उसके साथ एक तादाद में बनाना, उसके उस मनस्थिति तक पहुँचना कि उस पाठ को पढ़कर क्या आप अपने आप को कन्विंस कर पा रहे हैं कि उसका अनुवाद किया जा सकता है आपके द्वारा, एक अनुवादक के नाते आप उसका अनुवाद कर पाएंगे। जो दूसरा महत्वपूर्ण चरण है वो वास्तव में उस प्रक्रिया के अंदर प्रवेश करना, जिसे पहले स्टेप के रूप में नायडा ने इसका जिक्र किया, विश्लेषण या एनालिसिस। वो है कि जब आप वास्तव में पाठ के अंदर एक अनुवादिका या अनुवादक होने के नाते उतरते हैं और तब आप उस पाठ का जब विश्लेषण करते हैं तो इस प्रक्रिया को इस तरीके से समझा जा सकता है, जैसे मैंने पहले भी अक्सर मैं इस पर चर्चा करती रही हूँ और पिछले सत्र में भी हमने बात की कि जब कोई फिल्म का सीन या कोई सीक्वेंस हमारे सामने शूट होकर हमारी स्क्रीन पर सब चल रहा होता है, उसको देख के अगर कोई इमोशनल दृश्य है तो उसको देख के हम भावुक हो रहे होते हैं, या अगर कोई हास्य का दृश्य है, कॉमेडी का सीन है तो उसको देख के हम आह्लादित हो रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। लेकिन जब उसकी निर्मित उस सीन की जब हुई थी तो कितनी सारी प्रक्रिया उसके अंदर अलग अलग स्तर पर वो जो प्रक्रिया काम कर रही थी वो क्या थी, तब शायद जिस अंतिम आस्वाद तक हम पहुँचते हैं उसे देखते हुए शायद उस प्रक्रिया के अंतर्गत उस अंतिम आस्वाद तक हम नहीं पहुँचते, क्योंकि वो
तब हम प्रोसेस के अंदर होते हैं। तो इसी को अगर हम अनुवाद के प्रोसेस के ट्रांसलेशन के प्रोसेस के संदर्भ में समझें तो अनुवाद की प्रक्रिया में जब अनुवादिका या अनुवादक पाठ का विश्लेषण कर रहे होते हैं तब ये विश्लेषण अलग अलग स्तरों पर होता है। जैसे हमने पीछे भी चर्चा की, तो जैसे कथ्य और शैली यानी कंटेंट एंड फॉर्म, दोनों स्तरों पर एक पाठ का विश्लेषण अनुवादिका या अनुवादक को करना होता है। कथ्य के स्तर पर ये विश्लेषण किस तरीके से हो सकता है, जैसे अगर हम कहें कि अगर वो ज्ञानात्मक साहित्य है तो ज्ञानात्मक साहित्य होने के नाते उसका कथ्य है, उस कथ्य से आप कितना जुड़े हुए हैं, उस कथ्य को आप कितना समझ पा रहे हैं। अगर वो सृजनात्मक साहित्य है तो सृजनात्मक साहित्य में तो ये चैलेंज और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें जो सृजनात्मक साहित्य के जो बहुत सारे जो मूल बिंदु हैं जिससे एक रचना अपने अंतिम आकार लेती है या शेप लेती है, वो होती है उसकी सामाजिक सांस्कृतिक बुनावटें या उसकी सामाजिक सांस्कृतिक प्रयुक्तियाँ जो उस रचना को ज़्यादा विश्वसनीय बनाने का काम करती हैं। अगर हम किसी रचना के उदाहरण से अगर बात करें तो अगर जो मान लीजिए भारतीय साहित्य, अगर हिंदी भाषी समाज की बात करें तो हिंदी भाषी समाज का जो साहित्य होगा या अगर तमिल भाषी साहित्य का समाज का कोई साहित्य है, जब तक वो साहित्य अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों और जिस पर्टिकुलर सोसाइटी या जिस पर्टिकुलर परिवेश या जिस संदर्भ में वो साहित्य रचा गया उसमें अगर गहरे धंसा हुआ नहीं होगा या उसकी जड़ों से जुड़ा हुआ नहीं होगा, तब तक वो उतना विश्वसनीय नहीं हो पाएगा। तो जब कोई अनुवादिका या अनुवादक कथ्य की दृष्टि से पाठ का विश्लेषण करते हैं तो वो विश्लेषण कई स्तरों पर होता है। जैसे पहला कि पाठ की दृष्टि से, कथ्य की दृष्टि से कि उसकी कथा वस्तु किस तरीके की है, उसका समय क्या है, अगर वो स्वतंत्रता से पूर्व की कोई कथा है तो उसकी जो भाषा है उसकी कथ्य से मिलती जुलती है या नहीं है, अगर मिलती जुलती तो उसमें ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग आज उपस्थित है या नहीं है, अगर है तो वो किस रूप में उपलब्ध है। तो इस स्तर पर दूसरा हुआ कि जैसे मैंने कहा कथ्य किस पर्टिकुलर समय किस समाज की कहानी है और उस कहानी का के अलग अलग आयाम क्या है। फिर उस कथ्य का इस्तेमाल जिस तरह बुना गया है, जिस भाषा में, जिस प्रयुक्ति के हिसाब से, जिस सामाजिक सांस्कृतिक फ्रेम में इसको बुना गया है, वह सामाजिक सांस्कृतिक जो फ्रेम है वो आपको समझ में आता है या नहीं आता है, किस तरह के समाज की उसमें चर्चा है, सांस्कृतिक शब्द किस किस प्रकार के इसमें इस्तेमाल हुए हैं, भाषा की दृष्टि से इसमें जो अलग अलग प्रयोग हैं वो क्या हैं, मुहावरे और लोकोक्तियों की दृष्टि से, वाक्य संरचना की दृष्टि से, या और जो आयाम हो सकते हैं वो किस तरीके से हैं। दूसरा जो उसका आयाम है वह है शिल्प, यानी शिल्प की दृष्टि से वो पाठ किस तरह का पाठ है। अगर वो कथ्य साहित्य है तो कथ्य साहित्य में वो कौन सी उसकी विधा है, किस विधा के तहत वो लिखा गया है, उस विधा के अंदर लेखक या लेखिका ने किस शैली का प्रयोग किया है। कई बार वो डायरी के शैली में है, कई बार आत्मकथा की शैली में है, कई बार वो एक संवाद की शैली में है, कई बार एक फ्लो की शैली में है, लंबे लंबे वाक्य हैं या लंबे लंबे पैराग्राफ्स हैं। तो वो किस तरीके से वो एक भाषाई या उसकी जो निर्मिति की जो विविधता है वो किस तरीके से उसमें दिखती है। तो इस तरीके से वो शिल्प के स्तर पर उसको देखते हैं, कैसी भाषा है, किस तरह की भाषा की प्रयुक्तियाँ हैं। तो वो सारे जो विभिन्न आयाम हैं उस आयामों पर उस साहित्य को परखा जाता है। तो जैसा मैंने कहा कि सामाजिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के आधार पर जब उस पाठ को देखा जाता है तो किस तरीके से वो सामाजिक सांस्कृतिक विविधताएं उसका निर्माण में काम करती हैं, और वे सारी जो विविधताएं हैं या जो कथ्य रचनाकार ने उठाया है वो शिल्प से मैच करता है या नहीं, या जो कथ्य उठाया गया है, जिस कथ्य पर या किस कहानी पर रचना बुनी गई है वो इतनी विश्वसनीय है या नहीं, वो अपनी भाषा में ठीक से कम्युनिकेट हो पा रही है या नहीं। इस अलग अलग स्तर पर एक रचना को अनुवादिका या अनुवादक पहले उसे एक तरह से क्लासिफाई करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, और सेग्रीगेट करके उसके अगले चरण पर उसके कहा जाए जिसकी चर्चा बातगेट ने की है कि किस तरीके से फिर उसका अर्थ ग्रहण करके उन सारी कहा जाए कि उसका एक तरह से सेग्रीगेशन करके उसे अलग अलग तरीके से बांट कर भाषाई स्तर पर, शिल्प के स्तर पर, कथ्य के स्तर पर उसकी विविधताओं या उसकी चुनौतियों को अंडरलाइन करके फिर उसके अर्थबोधन यानी कि उसका अर्थ किस तरीके से लेखक तक पहुंच रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है। और फिर जो अंतिम चरण जिस चौथा चरण जिसकी बात की चर्चा करते हैं, लेकिन जैसे हम इसमें बात करेंगे भाषांतरण, जिसे अंतरण भी कहा और भाषांतरण भी कहा जाता है। किस तरीके से पाठ के विश्लेषण के बाद अनुवादिका या अनुवादक उसे फिर से उसका भाषाई अंतरण करते हैं। यानी ये जो भाषाई अंतरण की जो प्रक्रिया है इसे हम अंतिम प्रक्रिया अनुवाद में नहीं मानते। जैसे नायडा भी कहते हैं विश्लेषण के बाद अंतरण और उसके बाद पुनर्गठन। यानी जब पहले स्तर पर
आप अनुवाद के, जैसे आपके सामने एक पाठ है, आप उदाहरण के रूप में से ऐसे समझे कि आपके सामने एक पाठ है और एक पाठ का अनुवाद करते समय आपने पहले उसका पठन पाठन किया, उसको रीड कर लिया, थ्रू आउट उसे पढ़ लिया। पढ़ने के बाद आप उसकी भावभूमि या उस अनुवादक या उस लेखक की मनस्थिति तक पहुंचकर उसके पूरी कथा या उसके जो उसके साथ एक सामंजस्य बिठाना, उसे पूरी तरह उसका समन्वयन करना, उसको समझना और फिर उसके बाद उसका विश्लेषण, जो मैंने कहा कि कथ्य, शिल्प और भाषा के स्तर पर उसका उसे सेग्रीगेट करके उसके अलग अलग आयामों पर को अंडरलाइन करना और फिर उसका अंतरण करना, यानी उसे जहाँ तक संभव हो उसका अनुवाद कर देना। ये हुआ एक तरह से उसका फर्स्ट ड्राफ्ट जब आप अनुवाद करते हैं। अंतरण यानी जब आपका आपने एक भाषा से दूसरी भाषा में इसे खाली ट्रांसमिट किया। ये अंतरण जब होता है तब ये ज़रूरी नहीं है कि वो अंतिम है। उसके बाद अनुवादिका या अनुवादक को अनुवाद करते समय जो गैप्स छूटे या जिन रणनीतियों का इस्तेमाल करके उन्होंने अनुवाद किया या जो पर्याय उनको उचित नहीं मिले, उस पर्यायों के लिए जब उसका एक बार फिर से रीडिंग करना, उस रीड करके उसकी जो भाषाई या सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक या व्याकरणिक या जो बहुत सारी त्रुटियां उसमें छूटती हैं, जिसको एक तरह से कहा जाए कि फर्स्ट ड्राफ्ट करके आपने उसे रखा और रखने के बाद जब उसे फिर से पढ़ते हैं और फिर से पढ़ते हुए जब उसे मूल से उसे मिलाते हुए चलते हैं कि मूल से मिलाते हुए आपके गैप्स कहाँ कहाँ छूटे हैं, किन किन स्तरों पर आपसे चूक हो गई है, कौन सी चीज़ कम्युनिकेट ठीक से नहीं हो पाई है, और फिर उन चीज़ों को फिर से अंडरलाइन करना, अंडरलाइन करके फिर से उस पाठ को इस तरीके से उसका पुनर्गठन करना। जैसे मैंने कहा कि अनुवादक की भूमिका बदलती है, किस तरीके से पहले वो केवल एक रीडर होते हैं, रीडर होने के बाद वो किस तरह एनालिस्ट हो जाते हैं, उस पाठ का डीप एनालिसिस करते हैं और फिर डीप एनालिसिस के बाद कैसे उसे रीफ्रेम करते हैं, पुनर्गठित करते हैं। तो जब पुनर्गठित करते हैं तब उनकी जो एक तरह से कहा जाते हैं उनकी जो जिम्मेदारी है वो लक्ष्य पाठ की तरफ ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब उन्हें लक्ष्य पाठ के लिए या लक्ष्य पाठ की संस्कृति और समाज के लोगों के लिए उस पाठ को उस भाषा में ले जाने का काम करना है। तब उन्हें ये भी देखना होता है कि क्या जो पाठ मूल भाषा में कहा गया था या स्रोत भाषा में, हम स्रोत भाषा ही शब्द प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जो स्रोत भाषा में जो पाठ कहा गया था, जो सोर्स टेक्स्ट में जो बात कही गई थी वो अंतरित तो हो गई, लेकिन क्या वो कम्युनिकेट हुई या नहीं। तो अनुवाद, जैसा हम अक्सर चर्चा करते रहे कि अनुवाद मूलतः संप्रेषण का काम करता है। वो एक ऐसा पुल है जो एक भाषा से दूसरी भाषा के बीच में जो एक तरह से ज्ञान का प्रसार करता है या ज्ञान का एक भाषा से दूसरी भाषा में ज्ञान को लाने ले जाने का काम करता है, आदान प्रदान करता है। तो ये जो ज्ञान को लाने ले जाने की जो प्रक्रिया है वो तभी कंप्लीट होती है जब आप एक एंड से आपने जो मैसेज दिया, सेंडर ने जो मैसेज दिया और रिसीवर को अगर वो मैसेज रिसीव हो गया, तभी वो एक प्रक्रिया, जैसे हम लैंग्वेज के संदर्भ में कहते हैं कि किस तरह कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन तभी होता है संभव जब वो रिसीवर के एंड पर भी उसी तरीके से रिसीव हुआ, उसी तरीके से कम्युनिकेट हुआ जिस तरीके से एक मैसेज कहा गया था। जब इसको एक लीनियर प्रोसेस में समझा जाएगा तो ये लीनियर प्रोसेस में हमें ये जो अंतिम जो जिसे हम रिसीवर एंड पर मैसेज का रिसीव होना कह रहे हैं, वही मूलतः पुनर्गठन है जिसका काम अनुवादक को करना होता है और उसे वो पाठ को पुनर्गठित करते हैं, जिसमें वो हर स्तर पर पाठ को कस के उसे अपनी तरफ से एज ट्रांसलेटर उसे अंतिम प्रारूप देते हैं। और ये अंतिम प्रारूप जब होता है तो वो पाठ एक तरह से अनुवादक के कहा जाए कि जो पहला उसका जो पहला योगदान है एज ट्रांसलेटर, वहाँ वो प्रक्रिया कंप्लीट होती है और पाठ पुनर्गठित होता है। लेकिन उसी तरीके से कम्युनिकेशन के प्रोसेस में जो मैंने लीनियर प्रोसेस कहलवाया, एक सर्कुलर प्रोसेस जिसके तहत वह पाठ फिर घूमकर अपने फीडबैक की मांग करता है, यानी कि वो कम्युनिकेट हुआ या नहीं हुआ इसकी जाँच भी इस प्रक्रिया में किया जाती है। तो उसी प्रक्रिया के तहत आगे उस पाठ के कहा जाए कि प्रतिस्थापन, यानी उसे फिर से रीड करना या उस पर फिर से बात करना और उसको इस दृष्टि से उसका इवैल्यूएशन करना, उसे चेक करना कि वो ठीक से कम्युनिकेट हुआ था या नहीं। तो ये एक जो पूरी प्रक्रिया है अनुवाद की, जिसमें पाठ का अध्ययन, फिर उसका अलग अलग स्तरों पर उसका भाषाई विश्लेषण करना, फिर उस भाषाई विश्लेषण के बाद उसका अंतरण के बाद उसका पुनर्गठन, और पुनर्गठन के बाद जैसे मैंने कहा कि प्रतिस्थापन की चर्चा जो करते हैं कि किस तरीके से फिर से वो पाठ एक दूसरी संस्कृति में किस तरीके से प्रतिस्थापित होता है और अपना विश्वसनीयता बनाता है। तो ये भाषाई स्तर पर या जो सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर जो विविधताएं हैं, ये विविधताएं ही सबसे बड़ी चुनौती के रूप में अनुवादिका या अनुवादक के समक्ष होते हैं जब वे इस तरह के सामाजिक सांस्कृतिक किस्म के टेक्स्ट का अनुवाद कर रहे होते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे साहित्य में
जो अनुवाद किया जाता है तो उसमें नायडा ने जैसे डायनेमिक इक्विवेलेंस की बात नायडा करते हैं, तो डायनेमिक इक्विवेलेंस के तहत एक निकटतम समतुल्य, जैसे कि क्लोजेस्ट इक्विवेलेंट कहा नायडा ने, क्लोजेस्ट इक्विवेलेंट ढूंढ के उस पाठ का अनुवाद किया जाता है। तो ये जो निकटतम समतुल्य है, ये सामाजिक सांस्कृतिक जो उसकी विविधता को एड्रेस करता है, उस एड्रेस में वो पाठ किस तरीके से कम्युनिकेट होता है, ये एक अनुवाद प्रक्रिया के तहत ये एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि एक आयाम है, ये एक महत्वपूर्ण चरण है। अब यहीं से एक और जो चीज़ कहा जाए कि अनुवाद प्रक्रिया के तहत अगर इस पर बात की जाए तो जो जुड़ जाती है वह है अनुवादक की भूमिका। ट्रांसलेटर क्या रोल ऑफ ट्रांसलेटर यहाँ पर क्या होता है, और यहाँ से रोल ऑफ ट्रांसलेटर जो है अनुवादक के व्यवहार या उसकी अपनी वैचारिकता के अनुसार बदलता भी है। जैसे मैंने कहा कि डायनेमिक इक्विवेलेंस रख के अक्सर अनुवाद किया जाता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ हमारे रिश्ते नाते के शब्द, जैसे हम किनशिप टर्म्स कहते हैं, रिश्ते नाते के शब्दों के लिए हम जब जिस भाषा में अनुवाद कर रहे होते हैं उस भाषा के मिलते जुलते शब्दों को रख के हम उसका अनुवाद करते हैं। भारत के संदर्भ में हम देखें तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रिश्ते नातों के शब्दों में बहुत विविधता देखने को मिलती है। जैसे अगर हम अंकल कहते हैं अंग्रेज़ी में, तो वो अंकल हमारे यहाँ एक अंकल शब्द, बहुत सारे जो शब्द हैं जैसे चाचा, मामा, ताया और इस तरह के जो हमारे रिश्ते हैं उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए अंग्रेज़ी में केवल एक शब्द है अंकल, और उसको हम रिप्लेस करके उसका अनुवाद करते हैं। उसी तरीके से आंट शब्द है जिसमें चाची, मामी, मासी, बुआ, ये सब आंट हैं। तो ये आंट कहने से क्या वो कम्युनिकेट होता है या नहीं होता, इस तरीके से हमने, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा कि रोटी शब्द के लिए हम ब्रेड शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, या रिश्तों के लिए हम जैसे हम ब्रदर इन लॉ कहते हैं, सिस्टर इन लॉ कहते हैं, तो क्या ब्रदर इन लॉ कहने से वो जीजा, देवर, जेठ सब चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं, उसी तरीके से सिस्टर इन लॉ कहने से। तो ये जो यहाँ पर अनुवादक की अपनी वैचारिकता, उसकी अपनी दृष्टि, जैसे हम शुरू में कर रहे थे कि उसकी दृष्टि, अनुवादक की दृष्टि अपनी क्या कहती है, या अनुवादक को क्या लगता है कि उस प्रक्रिया के तहत वो कैसे उसका अनुवाद करे। तो इसी तरह की प्रयुक्तियों को लेकर अनुवादक के सामने एक बड़ी चुनौती होती है जब वो इस पाठ का अनुवाद कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर अनुवादक को ये सोचना होगा कि वो पाठ को जब विश्वसनीय बना रहे हैं और जब उसे दूसरी भाषा में ले जा रहे हैं तब उसका उद्देश्य क्या है। क्या पाठ को लक्ष्य पाठ के हिसाब से ले जाने के लिए उसे पूरी तरह से डोमेस्टिकेट कर दिया जाए, पूरी तरीके से उसे बदल दिया जाए, या अगर उसे मूल पाठ के प्रति प्रतिबद्धता दिखानी है तो क्या मूल पाठ के प्रति उसकी लॉयल्टी बनी रहे और वो एक तरह से फॉरेनाइज टर्म्स को रख के उसका अनुवाद करे, या फिर पाठ की ज़रूरत को समझे। क्या पाठ क्या इस तरह के शब्द, जैसे मैंने किनशिप टर्म्स कहे, या ऐसे जो बहुत सारी हमारी सांस्कृतिक सामाजिक भिन्नताएं दिखाता है। जैसे एक शब्द है बर्फ़ के लिए कहा जाता है कि पहाड़ों में बर्फ़ के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन अगर हम प्लेन्स की बात करें, समान कहा जाए कि जो प्लेन्स में जो लोग रहते हैं, मैदानी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, उनके लिए बर्फ़ का मतलब एक दो ही हमारे जहन में आता है, आइस और स्नो। हमारे पास उसके अलावा बहुत सारे शेड्स नहीं हैं। लेकिन जब मैं किसी पहाड़ी पाठ का अनुवाद कर रही हूँ, जब मैं किसी हिमाचली पाठ का, या कहा जाए किसी भी पहाड़ी पाठ का जब मैं अनुवाद कर रही हूँ, और जहाँ वो बर्फ़ के साथ जो उनकी बहुत सारी अनुभूतियाँ हैं, जो बहुत सारे उनके जो अनुभव हैं, उसी तरीके से अगर हम साउथ में, दक्षिण में जाएं तो बारिश को लेकर उनके अनुभव अलग तरह के हैं। हमारे लिए वर्षा का होना एक बहुत सुखद अनुभूति है, लेकिन दक्षिण में खासतौर पे केरल जैसी जगह पर बारिश को लेकर बहुत सारे उनके ऐसे भी भाव हैं जो शायद उस तरह हालात प्रकट करने वाले नहीं हैं। तो जब इस तरह की जो बिल्कुल उनकी कहा जाए कि भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या उनकी परिवेशगत जो विविधताएं हैं, जो विशिष्टताएं हैं, इसका अनुवादक या अनुवादिका को जब अनुवाद में ध्यान रखना पड़ता है तो वो उसे किस प्रक्रिया के तहत लाते हैं और अनुवादक की भूमिका यहाँ पर क्या होती है। तो अनुवादक की भूमिका, जैसे मैंने कहा कि पाठक की भूमिका, फिर विश्लेषक की भूमिका, और फिर लक्ष्य पाठक की भूमिका या लक्ष्य लेखक की भूमिका, लक्ष्य पाठ के लेखक की भूमिका, तब यहाँ अनुवादक के प्रति जो अनुवादक की जो जिम्मेदारी है उसकी में और अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं, और यह उम्मीद की जाती है कि अनुवादक या अनुवादिका ऐसे पाठ का अनुवाद करते समय किसी खास दृष्टि या किसी खास विचारधारा या किसी खास वैचारिकता से आच्छादित ना रहकर या किसी एक खास चिंतन प्रक्रिया को न मानते हुए ऐसे पाठ की जो विविधता है, जो उसकी जो खूबसूरती है, या ऐसे जो शब्दों की जो प्रयुक्तियाँ हैं, या जो उनकी सांस्कृतिक या कई बार भौगोलिक विविधताएँ हैं, हम कह सकते हैं कि जब हम जैसे बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि पहाड़ी साहित्य है, पहाड़ी साहित्य को जब हम मैदानी भाषाओं के साहित्य में अनुवाद करेंगे तो वो उसकी विविधता तभी बचेगी, या उसकी वो खुशबू या उसका जो एक
पहाड़ीपन है, उसके सौंदर्य है, वो तभी बचेगी जब उसकी अभिव्यक्तियों को हम एज इट इज़ यहाँ पर लाने की कोशिश करें। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि उसका अनुवाद में सब कुछ लिप्यंतरित करके रख दिया जाए, वो एक अलग स्ट्रैटेजी के तहत देखी जा सकती है, लेकिन जो उसकी सांस्कृतिक विविधता है उससे बचाने के लिए बहुत आवश्यक है कि उसको एज इट इज़ प्रयोग किया जाए। उसी तरीके से अनुवादक, जब ये मैंने सामाजिक सांस्कृतिक पाठ के संदर्भ में कहा, अगर वह ज्ञानात्मक साहित्य का अनुवाद करे तो वहाँ उन्हें इस तरह की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता देखने को नहीं मिलती। वहाँ जो उनकी जो एक तरह से कहा जाए कि उनकी जो फाइडेलिटी है वो पूरी तरह से मूल के नज़दीक होती है, क्योंकि मूल में जो, चाहे वो किसी भी भाषा में लिखा जा रहा हो, वो जो ज्ञानात्मक साहित्य है जिसे हम नॉलेज टेक्स्ट कहते हैं, चाहे वो साइंस का हो, लीगल हो या प्रशासनिक हो या किसी भी तरह का जो नॉलेज बेस्ड जो राइटिंग है या जो टेक्स्ट है, उसके अनुवाद करते समय अनुवादिका या अनुवादक की जिम्मेदारी एकदम अलग हो जाती है और वहाँ मूल के प्रति, पाठ के प्रति उनकी निष्ठा होना बहुत ज़रूरी है। तो जब इस पाठ की निष्ठा की जब हम बात करेंगे तो ये जो निष्ठा का जो पूरा कॉन्सेप्ट है एज ट्रांसलेटर, रोल ऑफ ट्रांसलेटर, ये बदलता है, पाठ के अनुसार बदलता है। तो जब अनुवाद की प्रक्रिया में कोई अनुवादक इस प्रक्रिया के तहत जब पाठ को देख रहे होते हैं और जब वो प्रतिस्थापन, जैसे मैंने कहा कि अंत में पाठ को एक तरह से पुनः स्थापित करना, लक्ष्य पाठ के लेखक के रूप में आप इसे इसी तरीके से देखें कि वो लक्ष्य पाठ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब हम बहुत डिटेल में ना भी जाएं तो, लेकिन जिस तरह दरिदा ट्रांसलेटर को एक मूल राइटर, एक ओरिजिनल राइटर के रूप में जो स्थान देते हैं और दोनों को इक्वल रखने की बात करते हैं, जिसका जिक्र कॉन्टैक्ट जोन के रूप में शेरी साइमन करते हैं, किस तरीके से दोनों रचनाकार एक साथ मिलते हैं और किस तरीके से एक रचना व्यापक समाज में जाती है, उस दृष्टि से अगर देखें तो वहाँ उसकी भूमिका और बड़ी हो जाती है। और इसी तरीके से जिस अंतिम चरण की बात यहाँ की जा रही है वह है तुलनात्मक विश्लेषण, यानी उस पाठ को अनुवाद के बाद मूल पाठ से मिलाकर फिर से देखना और ये देखना कि जो उद्देश्य था पाठ के अनुवाद के पीछे वो कम्युनिकेट हुआ या नहीं। क्या पाठ पूरी तरीके से कम्युनिकेट हुआ, क्या कोई अर्थ के स्तर पर कोई एम्बिग्विटी तो नहीं रह गई, कहीं कोई अर्थ का अनर्थ तो नहीं हुआ, कोई भाषाई त्रुटियां तो नहीं रह गई, कोई व्याकरणिक चूक वाक्य व्यवस्था के स्तर पर या भाषा के स्तर पर, या इवन वर्तनी की जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं या कंप्यूटर के जो टाइपो एरर्स हैं या इस तरह के जो भी चूक है वो तुलनात्मक विश्लेषण के तहत अनुवादिका या अनुवादक को देखना होता है। तो ये जो 5 चरणों की हमने बात की, ये सभी के सभी चरण मूलतः अनुवादक की भूमिका को ध्यान में रखकर ही इस पर चर्चा की गई है। बाथगेट ने जिस पुनरीक्षण या जिसे हम अंग्रेजी में वेटिंग कहते हैं उसे भी इन्होंने अनुवाद प्रक्रिया के अंदर गिना है, लेकिन अनुवादक की भूमिका के तहत अगर देखा जाए तो पुनरीक्षक का काम अनुवादक शायद नहीं कर सकते, क्योंकि अपने पाठ को खुद ही अनुवाद करके, जिसके साथ आपने एक लंबा समय बिता लिया और उसके साथ आपका एक खास तरह को जुड़ाव हो जाता है, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग आपने किया उन शब्दों के प्रयोग के साथ आपका अपना एक खास जुड़ाव हो जाता है और आपको इस बात का एहसास नहीं होता कि शायद इस प्रयोग शब्द के हमने गलत प्रयोग किया है, क्योंकि हम जैसा हमें वो पाठ कम्युनिकेट हुआ मूल पाठ से, जैसे वो कम्युनिकेट हुआ, हमने उसी रूप में अनुवाद करने की कोशिश की। लेकिन जब पुनरीक्षक उस पाठ को फिर से देखते हैं तब उसके पास एक तटस्थ पाठक की दृष्टि होती है और वे उस पाठ को अपनी दृष्टि से पढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं। तो इस दृष्टि से हमने आज 5 महत्वपूर्ण चरणों की बात की। एक्सक्यूज मी। मुझे लगता है ये 5 चरण ही अनुवाद की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण थे। अब इसके अलावा जो 3 और बिंदुओं की बात अनुवाद प्रक्रिया में की जा सकती है, पर क्योंकि अनुवादक की दृष्टि से हम उस पर बात नहीं करते हैं, वे है पुनरीक्षण, मूल्यांकन और समीक्षा, यानी कि वेटिंग, इवैल्यूएशन एंड रिव्यू, जो मूलतः अनुवादक का काम नहीं होता है। तो अगर हम अनुवाद के अंतिम पाठ के रूप में अगर हम पाठ को देखें अनुवादक की दृष्टि से, तो वो तुलनात्मक विश्लेषण तक वो समाप्त हो जाता है। लेकिन जब वो पाठ फाइनल प्रोडक्ट के रूप में जब मार्केट में आता है तो मार्केट में आने से पहले जो विभिन्न हाथों से गुजरता है, या कहा जाए कि एक उसे फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्रस्तुत करना, या उसे एक तरह से कहा जाए कि उसे अंतिम रूप देना, उससे पहले उसे
समाज के प्रति, पब्लिशर के प्रति, उस भाषा के प्रति और लक्ष्य भाषा दोनों सभी के प्रति जिम्मेदार होता है। इस तरीके से उसका जो 3 अलग आयाम है, पुनरीक्षण, मूल्यांकन और समीक्षा, वो अनुवादक के दायरे से बाहर का है। तो इस तरीके से एक अनुवाद प्रक्रिया एक पूरा चक्र कंप्लीट करती है। तो पुनरीक्षण की प्रक्रिया के तहत ये जो 5 स्टेप्स हैं, हमने इस पर विस्तार से चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।